अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक वेट या मास। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैंने सीख लिया आज। फिर मैंने जो उसमें मैटर वर्ड आया, मैंने उसके बारे में सीख लिया क्या होता है। फिर एटम्स के बारे में मैंने डाल्टन की पूरी एटॉमिक थ्योरी देख ली कि एटम्स क्या होते हैं। अब मैं एटॉमिक वेट की या एटॉमिक मास की बात करने जा रहा हूँ। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का, एक एटम का जो वजन होता है, ठीक है, उसके वजन को हम लोग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किसी भी एक एटम का वजन है, ठीक है। जो वजन उसका होगा उसी को उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, पर इतना समझ लेना है कि एक एटम के वजन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम के वजन को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन की एक एटम का वजन होता है 1, हीलियम के एक एटम का वजन होता है 4, लिथियम के एक एटम का वजन होता है 7, बेरिलियम के एक एटम का वजन होता है 9, बोरान के एक एटम का वजन होता है 11, कार्बन के एक एटम का वजन होता है 12, नाइट्रोजन के एक एटम का वजन होता है 14, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन होता है 16, फ्लोरीन के एक एटम का वजन होता है 19, मैं राइट या नियॉन के एक एटम का वजन होता है 20, सोडियम के एक एटम का वजन होता है 23, मैग्नीशियम का वजन होता है 24, एल्यूमिनियम का वजन होता है 27, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इसका वजन होता है 29, सल्फर नहीं, फास्फोरस का वजन होता है 31, सल्फर का वजन होता है 32, ठीक है, सही जा रहे हैं, हाँ। फिर क्लोरीन की बात करते हैं, सल्फर क्लोरीन की बात करते हैं, इसका वजन होता है 35.5। फिर ऑर्गन की बात करते हैं, इसका वजन होता है 40। पोटेशियम की बात करते हैं, इसका वजन होता है 39। और फिर कैल्शियम की बात करते हैं, इसका वजन भी कितना होता है, 40 होता है। का वजन 1 है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9 है, बोरान का 11 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। क्या आपसे कभी हम वजन पूछते हैं तो आप यूं ही बता देती हैं कि मेरा वजन 40 है, मेरा वजन 50 है, यूं ही बताते हैं, या कैसे बताते हैं कि मेरा वजन 40 किलो है। एक स्टैंडर्ड होता है ना, किसी भी चीज का अगर हम वजन कर रहे हैं तो उस चीज का हम उस स्टैंडर्ड में नापते हैं। भाई उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई इसका हम वजन कर रहे हैं, इसको हम किलो में नापेंगे। अगर हम पानी को या दूध का वजन कर रहे हैं तो उसको हम लीटर में नापते हैं। तो हर एक चीज का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। उसी तरह से जो एटम्स होता है, इनके अगर हम वजन की बात करते हैं तो इनके वजन को हम लोग AMU या फिर U में नापते हैं, ठीक है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगर सिर्फ U लिखा है तो उसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एटम का वजन लिखेंगे, अगर एक एटम है तो उसका वजन AMU या U में लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, U भी सही है और अगर कोई AMU लिखता है तो वो भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी भी एटम का वजन हम लोग यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिखते हैं। ये हमारे 20 एलिमेंट्स हैं, उनके एक एक एटम का वजन हमने लिख दिया है। ये क्योंकि थोड़े बहुत तो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं याद होंगे तो आगे अभी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको सॉल्व करने में बहुत सारी हमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक वेट क्या होता है। अब अगर वजन तोलने की बात करते हैं तो अब बात करते हैं ना कि कैसे उसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग, एटॉमिक वेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि एटॉमिक वेट का स्टैंडर्ड या रेफरेंस क्या होता है। भाई कि कोई भी चीज अगर हम वजन कर रहे हैं, किसी इंसान का भी वजन कर रहे हैं, तो उसका कोई स्टैंडर्ड या उसे रेफरेंस तो कुछ होता है ना।
हम यूं ही तो नहीं बोल देते हैं कि भाई हमारा वजन इतना है, 40 है, 50 है, 60 है। भाई हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं। क्यों ये वर्ड यूज करते हैं? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, हम लोग इस स्टैंडर्ड में अपने वजन को तौलते हैं। तो वैसे ही अभी मैंने बताया था कि जो एटॉमिक वेट होता है, इनके वेट को हम लोग, इनके मास को किस में तौलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर किस में तोलते हैं इसको हम लोग? यूनिफाइड मास। यानी इसका स्टैंडर्ड क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है या फिर यूनिफाइड मास। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर एक एटम का हमें वजन तोलना है, किसी भी एलिमेंट का हमें रिलेटिव वजन तोलना है, तो एक मशीन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस मशीन से हम लोग किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव मास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव मास हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का। किससे? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अगर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिटरमाइन करने की बात की जाए तो एक 1 AMU जो होता है उसको हम लोग, एक स्टैंडर्ड होता है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके बराबर मानते हैं। क्यों इसके बराबर मानते हैं? किसी दूसरे एटम का हम 1/12 पार्ट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि पहले कई सारे एटम्स को यूज किया गया, पहले कई सारे कार्बन को यूज किया, कार्बन को यूज करने से पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई सारे एटम्स को यूज किया गया। तो हुआ क्या, जो हमारा एटॉमिक मास निकल रहा था वो डेसिमल में निकल रहा था, और ऐसा भी मास नहीं निकल रहा था कि जिससे हम लोग मान लें कि भाई इसका इतना कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मास होता है 15.999, ठीक है, जिसको हम लगभग में कितना मान लेते हैं? 16 मान लेते हैं। लेकिन उससे क्या मास निकल रहा था? उससे 15.352 यानी कि आधा निकल रहा था, जिससे हम लगभग पूरा मान भी नहीं सकते थे, ना इधर कर सकते थे ना उधर कर सकते थे। तो इसकी वजह से हम लोग 1 कार्बन 12 का 1/12 पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, 1 कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट यूज करते हैं एटॉमिक वेट को निकालने के लिए। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करके, अभी तो यहाँ पर मुझे किसी भी मास एटम का वेट नहीं दिया हुआ है कि कितना होता है, तो अभी हम इसका 1/12 कार्बन, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कार्बन का एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? जैसे अगर किसी का भी वेट निकालना है तो वेट ऑफ, हमें एक कार्बन के एटम का निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 1 कार्बन एटम इक्वल में इसके एक कार्बन के एटम का जो वजन होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ कार्बन का, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, इसके एक एटम को डिवाइड कर देंगे इससे 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से, जिससे क्या होगा? हमें कार्बन का वेट पता चल जाएगा। ठीक है, पता करने के लिए देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 1/1/12, इसे 1/1 मान लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये यूं ही रहता है। तो कितना आ गया मेरा? 12 AMU आ गया आंसर, आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम का एटॉमिक वेट आसानी से निकाल सकते हैं। यह है कि अगर 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं किसकी जगह पर? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की जगह पे। ठीक है, तब हमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन का रिलेटिव मास निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एक 1 AMU, मैंने क्या पढ़ा था? 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यही चीज मैंने पढ़ी थी ना। ठीक है, अब मुझे क्या कह दिया गया है कि इसकी जगह पर अगर हम ये ले लेते कि 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तब बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमें पता है, अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है ना। 14 ही तो होता है। कब होता है? जब उसका स्टैंडर्ड क्या हो? हमारा ये हो। क्योंकि मैंने बताया है कि इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी एटॉमिक वेट होते हैं सारे किसके अकॉर्डिंग है? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यही तो बताया था।
ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि हमने बताया था अभी हमने लेक्चर में कि जो वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, किसी भी एटम का वजन निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसके एटम का एक एटम का वजन रखेंगे जिसको हम लोग 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा जो एटम होता है उसका एटॉमिक वेट हमें पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड लिया जाता है जिस स्टैंडर्ड पे हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 14 होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी जगह पर हम 1/18 अगर लेते हैं स्टैंडर्ड, तो बताओ एटॉमिक वेट कितना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही बात, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, वेट 1/18, इससे आप क्या करेंगे 1/18 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो मान लो इसको हमने जब इससे डिवाइड कराया तो मैंने मान लिया कि जो मेरा वेट निकला है वो कितना निकला है, x निकला है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, और मैं बोलूंगा कि मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूंगा, जिससे मुझे नाइट्रोजन का वेट पता चल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने में बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं कम जगह पे की दे रहा हूँ, मैंने यू लगा दिया सिंबल। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ जो ऊपर की चीजें हैं जो नीचे की चीजें जो सेम सेम है उसे हम कट कर देंगे। वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम सेम था। ठीक है, वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम, वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम सेम था। सेम सेम चीजें कट गई। यहाँ क्या बचा मेरा 1/12। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है मेरा 1/18, बल्कि यहाँ पे बच रहा है 1/1/12। यहाँ पर जो बच रहा है ना, यहाँ पे ऊपर 1 बच रहा था कि नहीं, यहाँ भी 1 बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है 1/1/18। ठीक है, तो ये 18 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा और 12 यहाँ चला जाएगा, इक्वल टू 14/x। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 12/18 इज इक्वल टू 14/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू 14 इंटू 18, x इक्वल टू 14 इंटू 18/12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 18 की मल्टीप्लाई 14 से, या पहले इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9। इससे क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और अब देखें 2 और 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 2 से तो 2x, 14 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आ गया 42। अब ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो हम इसको यहीं से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 21 AMU। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर एटॉमिक वेट हम 1/18 इंटू एटॉमिक वेट अगर हमें नाइट्रोजन का निकालना है, कब, जब हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 1/18 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम दिया हो। ठीक है, तब उसका एटॉमिक वेट क्या निकलेगा, उसके लिए हमने ये पूरा मेथड यूज किया है। समझ में